वेलकम टू आवर ज्ञान बिंदु क्लासेस। अच्छा, कभी सोचा है कि सोना चांदी इतने कीमती क्यों होते हैं? या फिर बिजली के जो तार हैं वो तांबे के ही क्यों बनते हैं, लोहे के क्यों नहीं? इन सारे सवालों का जवाब पता है कहाँ छिपा है? सिर्फ दो शब्दों में, धातु और अधातु। तो चलिए आज इन्हीं की दुनिया में चलते हैं और इनके सारे राज पता करते हैं। तो मेरा पहला सवाल, बिजली के तार हमेशा तांबे या एल्यूमिनियम के ही क्यों, कोयले के क्यों नहीं बना सकते? और एक बात, सोने के गहने तो सबने देखे हैं, पर क्या कभी किसी ने सोने की कील या हथौड़ा देखा है? नहीं ना। अजीब लगता है ना? इन्हीं सब क्यों और कैसे का जवाब छुपा है हमारे आज के अध्याय में, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनी हैं। अब इतने सारे तत्व हैं कि उन्हें एक एक करके पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने इन सभी तत्वों को उनके गुणों के आधार पर दो बड़े बड़े ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप का नाम रखा धातु और दूसरे का अधातु। ऐसा करने से इन्हें समझना और याद रखना बहुत ही आसान हो गया। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं, चलिए उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम इनके बाहरी रूप रंग और बनावट को देखेंगे, जिन्हें कहते हैं भौतिक गुणधर्म। फिर हम इनकी असली पहचान यानी इनके रासायनिक गुणधर्मों को समझेंगे कि ये दूसरे तत्वों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि धातु और अधातु आपस में कैसे दोस्ती करते हैं यानी अभिक्रिया करते हैं। फिर हम जानेंगे आयनिक यौगिकों के बारे में, और हाँ, सबसे आखिर में परीक्षा में आने वाले सबसे ज़रूरी सवालों पर भी फोकस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं भौतिक गुणधर्मों से। ये वो गुण होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या छूकर महसूस कर सकते हैं। मतलब ये किसी भी तत्व की बाहरी पहचान है, जैसे कोई चीज कठोर है या मुलायम, चमकदार है या नहीं। अच्छा, धातुओं का सबसे पहला और सबसे खास गुण है उनकी चमक। इसे हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं धात्विक चमक। जब कोई भी धातु अपने शुद्ध रूप में होती है ना, तो उसकी सतह एकदम शीशे की तरह चमकती है। हाँ, ये बात सही है कि हवा और नमी के संपर्क में आने से ये चमक धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है, लेकिन जैसे ही उसे रेगमाल से रगड़ते हैं वो फिर से पहले की तरह चमक उठती है। तो एक तरफ ज्यादातर धातुएं चमकदार होती हैं, वहीं दूसरी तरफ अधातुएं चमकदार नहीं होती, वो एकदम डल होती हैं, जैसे कोयला या सल्फर। लेकिन ध्यान दीजिए, विज्ञान में अपवादों की कोई कमी नहीं है, और यहाँ एक बहुत जरूरी अपवाद है, आयोडीन। ये है तो एक अधातु, लेकिन इसमें धातुओं की तरह चमक होती है। ये पॉइंट एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसे जरूर नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं कठोरता की। आमतौर पर सभी धातुएं बहुत कठोर होती हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, इन सबको आप हाथ से मोड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं मुड़ेंगी। लेकिन यहाँ भी कुछ मज़ेदार अपवाद हैं। कुछ धातुएं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये इतनी ज़्यादा मुलायम होती हैं कि आप इन्हें आसानी से चाकू से काट सकते हैं, बिल्कुल पनीर की तरह। इन्हें क्षारीय धातुएं कहते हैं, और ये भी परीक्षा के लिए एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारा अगला गुण है आघात वर्ध्यता। नाम थोड़ा मुश्किल है पर मतलब बहुत आसान है। आघात मतलब चोट और वर्ध्यता मतलब सहना, यानी चोट सहने की क्षमता। जब धातुओं को हथौड़े से पीटा जाता है तो वे टूटकर बिखरती नहीं हैं, बल्कि फैलकर एक पतली चादर में बदल जाती हैं। इसी गुण के कारण तो हम खाने को पैक करने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल कर पाते हैं। मिठाइयों के ऊपर जो चांदी की पतली सी परत लगी होती है, वो भी इसी गुण का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब आते हैं एक और कमाल के गुण पर, जिसका नाम है तन्यता। तन्यता का सीधा सा मतलब है किसी धातु को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता। हमारे घरों में जो बिजली के तार हैं वे तांबे और एल्यूमिनियम के ही तो बने होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें तन्यता का गुण बहुत ज्यादा होता है। और अब एक ऐसी बात जो आपको हैरान कर देगी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि सिर्फ 1 ग्राम सोने को खींचकर लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है? जी हाँ, 2 किलोमीटर। सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु है। इन्हीं सब कमाल के गुणों की वजह से धातुएं हमारे इतने काम आती हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि धातु और अधातु बाहर से कैसे दिखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इनका असली स्वभाव कैसा है? ये दूसरों से मिलते हैं तो कैसे पेश आते हैं? चलिए अब इनकी असली पहचान जानते हैं, यानी इनके रासायनिक गुणधर्मों की दुनिया में गोता लगाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जब धातुएं हवा यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं तो क्या होता है। देखिए, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक नया यौगिक बनाती हैं, जिसे धातु ऑक्साइड कहते हैं। इसका एक सीधा सा समीकरण है जो बोर्ड पर दिख रहा है। धातु और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो बनता है धातु ऑक्साइड।
जैसे जब हम मैग्नीशियम के रिबन को आग में जलाते हैं तो वो तेज सफेद रोशनी के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफेद राख बना देता है। लेकिन एक मिनट, क्या सभी धातुएं एक ही रफ्तार से अभिक्रिया करती हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सोडियम और पोटेशियम तो इतने ज्यादा क्रियाशील होते हैं कि उन्हें हवा में खुला छोड़ते ही वो आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए तो उन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। दूसरी तरफ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक पतली सी परत बन जाती है, जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है और उन्हें आगे खराब होने से बचाती है। तांबा सिर्फ गर्म करने पर काला पड़ता है और सोना चांदी तो हवा से कोई खास अभिक्रिया ही नहीं करते। तभी तो उनके गहने सालों साल अपनी चमक बनाए रखते हैं। अब ये जो हमने देखा कि कोई धातु बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, कोई धीरे और कोई करती ही नहीं, इसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने एक लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट का नाम है सक्रियता श्रेणी, और मैं बता दूं कि ये इस अध्याय का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये एक तरह की रैंकिंग लिस्ट है जो बताती है कि कौन सी धातु कितनी ज्यादा शक्तिशाली या क्रियाशील है। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, ये है वो सक्रियता श्रेणी। इसमें सबसे ऊपर है पोटेशियम, जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। समझ लीजिए ये सबसे ताकतवर है। जैसे जैसे हम इस लिस्ट में नीचे आते जाते हैं, धातुओं की क्रियाशीलता घटती जाती है। और सबसे नीचे कौन है? सोना, जो सबसे कम अभिक्रियाशील है। अच्छा, अब सवाल यह है कि इस श्रेणी का फायदा क्या है। इससे हम विस्थापन अभिक्रिया को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसका एक बहुत ही सरल नियम है, जो ज्यादा ताकतवर है वो कमजोर को उसकी जगह से हटा देगा। ठीक वैसे ही सक्रियता श्रेणी में जो धातु ऊपर है वो अपने से नीचे वाली धातु को उसके विलयन से बाहर निकाल सकती है। जैसे लोहा कॉपर से ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए वो कॉपर सल्फेट के नीले घोल में से कॉपर को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है और घोल का रंग हरा हो जाता है। अब हम उस सवाल पर आते हैं कि आखिर ये धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करते ही क्यों हैं? इसके पीछे का सारा राज इलेक्ट्रॉनों के खेल में छुपा है। देखिए, हर तत्व का परमाणु चाहता है कि उसका सबसे बाहरी कोश इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह भरा हो, ताकि वह स्थायी हो सके। इसी स्थिरता को पाने के लिए ये आपस में इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करते हैं। ये लेन देन कैसे होता है, इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, धातु के बाहरी कोश में कुछ फालतू इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो उन्हें दान कर देता है और पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बन जाता है, जिसे हम धनायन या कैटायन कहते हैं। दूसरा स्टेप, अधातु को अपना कोश भरने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, तो वो इन इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है और नेगेटिव चार्ज वाला आयन बन जाता है, जिसे ऋणायन या एनायन कहते हैं। तीसरा स्टेप, अब हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन है और हम सब जानते हैं कि विपरीत आवेश एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। और चौथा स्टेप, इसी मजबूत आकर्षण बल के कारण वे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। चलिए इसे हम अपने घर में रोज इस्तेमाल होने वाले साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड के उदाहरण से समझते हैं। सोडियम जो एक धातु है, उसके बाहरी कोश में एक फालतू इलेक्ट्रॉन है, वो इसे क्लोरीन को दे देता है। अब क्लोरीन एक अधातु है और उसे अपना बाहरी कोश पूरा भरने के लिए ठीक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो जैसे ही सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, वो सोडियम आयन Na+ बन गया, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो वो क्लोराइड आयन Cl- बन गया। अब ये दोनों प्लस माइनस आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जुड़कर सोडियम क्लोराइड NaCl बना लेते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, आयनिक यौगिकों जैसे कि हमारा साधारण नमक को पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत क्यों पड़ती है? सोचिए जरा, इसका जवाब उनके बनने की प्रक्रिया में ही छिपा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों के बीच एक बहुत ही मजबूत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। इस मजबूत बंधन को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा यानी बहुत ज्यादा गर्मी देनी पड़ती है, और इसीलिए इनका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं और उन खास बिंदुओं पर ध्यान देते हैं जो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तैयार हैं? तो हमने क्या क्या सीखा? पहली बात, धातुएं चमकदार, कठोर, आघातवर्ध्य और तन्य होती हैं। दूसरी बात, सक्रियता श्रेणी हमें बताती है कि कौन सी धातु ज्यादा ताकतवर है और विस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, आयनिक यौगिक इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से बनते हैं और उनके बीच एक बहुत ही मजबूत आकर्षण बल काम करता है। परीक्षा के लिए इन सवालों पर खास ध्यान देना है। पहला, धातु और अधातु में भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर क्या अंतर है?
दूसरा, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तीसरा, आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है। और सबसे जरूरी, अपवादों को कभी मत भूलना, जैसे चमकीला आयोडीन, मुलायम क्षारीय धातुएं और ग्रेफाइट, जो अधातु होते हुए भी बिजली का सुचालक है। तो ये थी धातु और अधातु की पूरी कहानी। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। ये सोना, लोहा, तांबा, ये सब आखिर आते कहाँ से हैं? क्या ये हमें ऐसे ही मिल जाते हैं? इन्हें धरती की गहराइयों से कैसे निकाला जाता है और शुद्ध किया जाता है? ये कहानी अभी बाकी है और इसे हम जानेंगे अपने अगले पाठ में, जिसका नाम है धातुकर्म। हमारे साथ बने रहने के लिए ज्ञान बिंदु क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले पाठ में।